8th class. Here I am with your next chapter, chapter number 3, ruling the ruler India. यहाँ पर आपको एक पिक दिख रही है जो कि बहुत पुरानी है, पेंटिंग है एक्चुअली, इसको किसने पेंट किया है. सो यहाँ पे आपको पेंटिंग से क्या नज़र आ रहा है? एज आई एम यहाँ पर कुछ लिखा भी है, और पेंटिंग शोइंग मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड. इट मीन्स द मैन सिटिंग ऑन द राज सिंहासन इज शाह आलम सेकेंड. ये वो उस टाइम की पिक्चर है जब ये EEIC यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जब ग्रांट लेटर दे रहे थे दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द गवर्नर ऑफ बंगाल. गवर्नर ऑफ बंगाल उस टाइम पे थे रॉबर्ट क्लिफ. उन्हें ये दीवानी दे रहे थे किस की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की. सो ये इंडियन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा शर्मनाक इवेंट है जब पूरे अपनी दीवानी वो किसी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के होल्डर को दे रहे हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ पर ज़्यादा इंडियंस भी नहीं दिख रहे हैं आपको, ज़्यादातर ब्रिटिश के लोग ही दिख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग दिख रहे हैं. सो ये पेंटिंग बनाने का रीज़न में भी ये पेंटिंग रॉबर्ट क्लिफ ने ही बनवाई होगी ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसे रख सके. उनके लिए तो ये ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट था कि इनको पैर पसारने का यहाँ पर फर्स्ट मौका जो बोलते हैं मिल गया था. इसके बाद से उन्होंने पूरे इंडिया को कॉन्कर करना शुरू कर दिया था. सो हियर वी गो विथ अवर टॉपिक रेवेन्यू सिस्टम्स अंडर द EEIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. रेवेन्यू सिस्टम टॉपिक से आपको समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू सिस्टम यानी इन लोगों ने अपनी बादशाहत कैसे शुरू करी. सो यहाँ पर दीवान तो वो बनी गए थे, लेकिन उनको राज्य को रूलिंग करने में उतना मज़ा नहीं आता था. वो लोग ज़्यादातर अपने बिजनेस पे ध्यान देते थे. उनकी ट्रेडिंग उनको चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा उसको ब्रॉड कर सके, एक्सपांड कर सके. गुड क्वालिटी के कॉटन, सिल्क जो मिनिमम रेट पे पॉसिबल हो वो अपने यहाँ से लेकर बाहर पहुँचाते थे. बंगाल और बिहार में ये वाला काम उनका बहुत अच्छा चल रहा था. एक्सपोर्ट करना इंडिया से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था अब, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा एरिया जो आ गया था. लैंड था, कलेक्टिंग रेवेन्यूज़ थे, लोगों से पैसे लिए जाते थे, उनसे काम निकलवाया जाता था. ये यहाँ पर कॉमन होने लगा था. बंगाल्स के नेचर जो ह्यूमन रिसोर्सेज उसको ये लोग बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे. वो वहाँ कर चीप रेट्स पर जो बेचना, आर्टिस्टों की पूरी बेइज्जती करना, उनके सामानों को बहुत ही कम दाम में, और एक तो उनसे ज़बरदस्ती लेना, बिकॉज कोई भी अपने सामान को कम दाम में नहीं बेचना चाहेगा, तो ये लोग उनसे ज़बरदस्ती लेकर वहाँ बेचने जाते थे. सो इनके तो प्रॉपर पूरा गुड्स, क्रॉप सब कुछ इनके अंडर में था. तो प्रोडक्शन भी इसकी सब यही देखते थे. तो जितना प्रोडक्शन होता था उसका मे बी 90% ये लोग ले लेते थे, और उनको बहुत कम % मिलता था. तो यहाँ पे हो गया. अ ट्राइबल फेमिन स्टक बंगाल इन विच अबाउट 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन वॉज किल्ड. एक यहाँ पर बंगाल में एक बहुत बड़ा स्टक आया था, आपदा आई थी, जिसमें 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मार दी गई थी, क्योंकि ये लोग उनके अपोज में जा रहे थे. परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अब हम जानेंगे. परमानेंट सेटलमेंट के आने के पहले की हम बात कर रहे थे, मतलब EEIC को एक बहुत बड़ा लॉस्ट, एक झटका लगा था. कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण बंगाल से उनकी पूरी इनकम जा चुकी थी, तो इन्हें अब यहाँ ज़रूरत थी कुछ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्लान लाने की. सो उन्हें एक ऐसी पॉलिसी लाने की ज़रूरत थी जो कल्टिवेटर्स को एंकरेज करे ताकि वो और एग्रीकल्चर करे और ज़्यादा प्रॉफिट उनको कमा के दे सके. तो बहुत ज़्यादा डिबेट होने के बाद, नियरली 2 डिकेड से डिबेट चला था, तब ब्रिटिश कंपनी को फाइनली एक रेवेन्यू सिस्टम जो 1793 में लाया गया. इसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस से. इन्होंने क्या किया था इसमें कि यूज द सिस्टम द राजास एंड तुगलकदास. ये 2 ऐसे लोग हैं जो ज़मींदार्स को अपॉइंट करेंगे, ओनर्स ऑफ द लैंड्स, ज़मींदार्स को से अपने जो बोलते हैं टैक्सेस, जो भी इनको प्रॉफिट्स होगा वो इनको पे करेंगे, राजा और तुगलकदार्स. दे एक्टेड एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी. ये कैसे एक्ट करेंगे? जैसे कि ये एजेंट है कंपनी के, और जितने भी प्लीजेंट है जिनके पास लैंड है उनसे पूरा खरीद कर ज़मींदार डायरेक्ट कंपनी को लाकर देगा. और इसी एक पार्ट से खुद की भी वो अपनी जो
गुजर बसर है वो करेगा। तो इसका प्रॉफिट जितना है उसको कंपनी को देना है, कंपनी उसको कुछ अमाउंट पे करेगी ताकि इसको भी फ़ायदा हो। अगर ज़मींदार कहीं फेल हो जाता है रेवेन्यू पे करने के लिए तो उसके पूरे राइट्स ले करके ऑक्शन में, पब्लिक ऑक्शन में दे दिया जाता था ताकि जो भी कैपेबल है वो नेक्स्ट ज़मींदार बन जाए। At the name of the system suggests the revenue to paid by जमींदार्स was fixed permanently। ज़मींदार को पे करना परमानेंटली था, मतलब ज़मींदार उसमें कोई बहाना ही नहीं बना सकता था, उसे कैसे भी करके अपना काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और जितना अमाउंट कंपनी बोल रही है, जितना उन्होंने अंदाज़ा लगा के रखती है तो उतना ही उसे लाकर देना पड़ता है। नॉट बी चेंज्ड इन फ्यूचर, और कई बार मतलब ज़्यादातर ज़मींदार कभी चेंज नहीं होते थे क्योंकि एक ज़मींदार को जो एरिया दे दिया गया है वो वहाँ का ज़मींदार रहता ही था। और क्रॉप के फेलियर के टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी ज़मींदार को ये रिवेन्यू पे करने में। तो जिस ईयर ऐसा कुछ होता था तो वो पहले से इसके लिए तैयार रहते थे ताकि ये अपने आउटपुट पहले से, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी है उनको इत्तला कर देते कि इस बार जो है क्रॉप फेलियर कुछ रीज़न के कारण नहीं हो पाया जिस कारण वो नहीं पे कर पाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर उनको उसका दुगना पे करना पड़ता था। हाउएवर दिस अजम्पशन ऑफ द कंपनी प्रूव्ड रॉन्ग, ये वाली जो अजम्पशन थी जो उन्होंने सोचा था, ट्रेजेडी बनाई थी, वो गलत साबित हुई क्योंकि द ज़मींदार डिड नॉट इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। ज़मींदार अपने पैसे इसमें बिल्कुल नहीं लगा रहे थे ताकि वो लैंड की क्वालिटी बढ़ा सके। इनफैक्ट मैनी ऑफ देम फेल टू पे द रिवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड एट हाई रेट्स एंड लॉस्ट देयर ज़मींदारी, और बहुत सारे ज़मींदार फेल हुए रिवेन्यू पे करने में और इस चक्कर में उन्हें अपनी ज़मींदारी छोड़नी पड़ी। नियरली 1/3 ज़मींदारीज वॉज सोल्ड ऑफ विद इन द फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। इसके परमानेंट सेटलमेंट लागू होने के 3 डिकेड्स के अंदर ही बहुत सारे ज़मींदार को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। इन द अर्ली 19th century द इकोनॉमी ऑफ बंगाल बिगन टू इम्प्रूव। 19th century की शुरुआत में इसकी बंगाल की जो लॉस था वो फिर से रीपे होने लगा था, इम्प्रूव होने लगा था, स्लोली वो एक्सपांड हो रहा था। ज़मींदारों की इनकम्स भी बढ़ रही थी, उनकी मार्केट में रेट्स भी बढ़ रहे थे। हाउएवर द कंपनी कुड नॉट राइट इट्स प्रॉफिट्स, द रिवेन्यू वाज फिक्स्ड। लेकिन एक जो सीमित जो बोलते हैं एक निश्चित जो उन्होंने पैसे लगाए थे रेवेन्यू में कंपनी ने, उससे ज़्यादा कंपनी ले नहीं सकती थी। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ भी तो ये लोगों को मिला। स्टिल द ज़मींदार्स डिड नॉट टेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द लैंड, फिर भी ज़मींदार लैंड को इम्प्रूव करने में आगे नहीं आ रहे थे। एज दे वर इंटरेस्टेड ओनली इन कलेक्टिंग रेंट, उन्हें सिर्फ रेंट कलेक्ट करने में मज़ा आता था, उसे उनको उसके अंदर इन्वेस्ट करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता था। द प्लीजेंट ऑल्सो फ्लेड द ब्रंट ऑफ द न्यू सिस्टम, दे वर फोर्स्ड बाय द ज़मींदार्स टू पे हाई रेवेन्यू फॉर द लैंड दे कल्टिवेटेड। यहाँ पर भी प्लीजेंट जो हमेशा दबाए जाते थे तो उनको कल्टीवेशन में मनी पे करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता था। मनी लैंडर उनसे कैसे भी करके पैसे उसको निकलवाना ही है, तो बहुत कुछ उनके साथ गलत बदसलूकी होती थी। इन केस दे कुड नॉट पे द रेंट, अगर वो रेंट पे नहीं कराते तो वो बिल्कुल लैंड से बाहर फेंक दिए जाएंगे और उनकी कल्टीवेशन भी बहुत जो बोलते हैं एजेस तक नहीं मिलेगी उनको। आफ्टर ऑल द परमानेंट सेटलमेंट हैड टेकन अवे देयर राइट ऑफ ओनरशिप एंड रिड्यूस्ड देयर स्टेटस एज द रेंट पेइंग टेनेंट। By now we know that the permanent settlement system faced challenges on several grounds, including its failure to provide the company regular income. The EIC could not step up in income event even after favorable economic condition because the revenues were fixed and hence could not be increased. By the early 19th century, the EIC official felt the need to replace the permanent settlement. यहाँ पर उनको ये जो रेवेन्यू जब उनकी ज़्यादा कल्टिवेशन होने लगी बंगाल में और इन लोगों ने एक निश्चित पैसे रखे थे कि इतने ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे, मतलब उतने पैसे ही उसे ज़मींदार को उसे लाकर देने हैं। इस कारण वो लोग अपनी ही पॉलिसी के अंदर फंस गए और उन्हें अपनी पॉलिसी को रिप्लेस करना पड़ा। अब उन्होंने रिप्लेस करने के लिए नई पॉलिसी क्या लाए, उन्होंने लाए थे महलवारी सेटलमेंट। अब महलवारी सेटलमेंट क्या था? 1822 में ये एक नया रेवेन्यू आया क्योंकि जो पहले आया था परमानेंट सेटलमेंट वो पूरी तरह से फेल हो गया, खुद वही फंस गए थे उनकी पॉलिसी में। महलवारी का मतलब होता है, नो महल से समझ में आ रहा है किसी बिग हाउस या डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ब्रिटिश ने रेवेन्यू के कलेक्ट करने के पर्पस में क्या किया कि विलेज के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, विलेज में और ग्रुप में जो लोकल एरियाज थे उसको डिवाइड कर दिया ताकि अच्छे से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। दिस सिस्टम वॉज डेवलप बाय हॉल्ट मैकनीस।
मैकेंजी, इन्होंने ये वाला रिवॉल्ट रेवेन्यू बनाया था। इसके अंडर गाइडेंस कैसी थी? इसके अंदर ऐसा था कि कलेक्टर स्टडीड द लैंड ऑफ ऑल द विलेज इन देयर डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स पूरी लैंड को मेजर करेंगे, उसका पूरा एक तैयार करेंगे रिपोर्ट, एस्टिमेट करेंगे कि इसमें कितना रेवेन्यू, कितना इस बार कल्टीवेशन होगा, कितनी फार्मिंग होगी, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना और ज़्यादा ईस्ट कंपनी जो बोलते हैं एस्टिमेट करके एक टोटल विलेज फील्ड्स का पूरा एक बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है। और इसको ये फिक्स्ड इंटरवल्स में टाइम में बांट भी दिया गया एक हेडमैन के अंडर में कि ये इतने इंटरवल्स तक इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, यानी इनको पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट्स टाइप में देना है। तो ये एक पूरा एक एस्टिमेट बनाने वाले प्लान को इन्होंने कहा महलवारी सेटलमेंट। देन इसके बाद आया रोटवारी सिस्टम। रोटवारी सिस्टम एक नई मेथड थी जो अलेक्जेंडर रेड ने लाया था, और इस टाइम पे वो लोगों ने टीपू सुल्तान को हराया था और कंपनी ज़्यादा पावर में थी इस टाइम। द सिस्टम वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय थॉमस मोनरो। तो टीपू सुल्तान ने हरा दिया था, इस कारण अब जो आगे की डेवलपमेंट है वो थॉमस मोनरो ने की थी। ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट साउथ इंडिया। तो अब यहाँ पर साउथ इंडिया में आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट किया गया है। रेतवारी सिस्टम में इस सिस्टम में क्या किया जाता था कि पहले जो ज़मींदारी से वाला सिस्टम था साउथ इंडिया का, वो यहाँ पर नहीं चल पा रहा था, वो भी फेल हो गया था। तो इन्होंने एक नए सिस्टम की शुरुआत की थी जो रियोट यानी होता है ज़मींदार नहीं, ओनर ऑफ द लैंड, ओके। तो रियोट जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी को पे करेगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेगा, यानी इसमें जो बीच का मीडिएटर था ज़मींदार मिडलमैन वो नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि बीच में जो वो पैसे खा जाता था अपने इनकम में डाल लेता था, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लेता था, वो अब नहीं कर पाएंगे कोई भी, क्योंकि डायरेक्ट जो उगाने वाला है वो जाकर डायरेक्ट देगा। इसमें ऐसा था कि हर 30 साल में ये रेवेन्यू को एक परमानेंट नहीं थी, नॉट फिक्स थी, वो हर एक 30 इयर्स में इसको बढ़ा दिया करते थे। तो एक बार इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 50% तक आ गए थे ये लोग कि 50% जितना उनको टोटल प्रोडक्शन है उसका 50% उन्हें देना होगा। यहाँ पे दिक्कत उस टाइम आती थी जब क्रॉप फेलियर हो जाता था किसी भी रीज़न के कारण, वहाँ पे अगर कल्टीवेशन नहीं हो पाया तो वो उनके पास कोई पैसे आते ही नहीं थे उस ईयर। तो अब वहाँ पर उनको इस हालत में कैसे भी करके पे तो करना ही है, यानी उसमें उनको कोई छूट नहीं है, लेकिन अब इनको पे कैसे करना है ये बड़ी बात हो गई थी। तो ये क्या करते थे, मनी लैंडर्स हो गए, उनके पास जाकर जितने भी पैसे होते हैं कल्टीवेशन के वो लेते हैं उधार इंटरेस्ट के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको चीट किया जाता है, जो एक्सप्लॉइट होता है बहुत ज़्यादा, वो मनी लैंडर उनको परेशान करके देता है। तो वो पैसे ले जाकर वो वहाँ देते थे। नहीं तो फिर दूसरा तरीका था कि वो एक लोन ले, लोन के थ्रू वो विलेजर्स अपनी जो जितने भी रेवेन्यू है उसको पे कर दे। ये भी एक बहुत ज़्यादा बेकार सिस्टम ही था, क्योंकि ना ही इसमें कोई चेक करने के लिए ऑफिशियल कुछ था कि उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, कैसा हुआ जा रहा है, ना ही यहाँ पे कोई ज़मींदार आगे आना चाह रहा था, कोई मनी लैंडर की, ताकि यहाँ पर आके पैसे दे, इन्वेस्ट करे लैंड में। तो इन लोगों के तीनों ही जो बोलते हैं पॉलिसी थी वो बेकार थी, तीनों में ही उनको लॉस ही हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ फ्लॉस थे ही, कुछ ना कुछ कमी थी, तीनों ही कोई परफेक्शन के साथ नहीं थी पॉलिसीज़। सो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है, ये आपको कंप्लीट करनी है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।